हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल जर्नलिस्ट स्टडी पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जाना था संघीय विधायिका के बारे में। इसी का कुछ शेष रह गया था, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। पहले हम डिस्कस कर ले क्या जाना था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने भारतीय संसद के बारे में जाना था कि संसद में कौन कौन से अंग हैं। उसके बाद हमने जाना था लोकसभा के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। फिर लोकसभा के बारे में जाना था, लोकसभा के बाद राज्यसभा के बारे में जाना था। ठीक, तो जो लोग पिछली क्लास ना देखे हों वो अवश्य देख लें पिछली क्लास, तभी ये वाली क्लास समझ में आएगी। तो आज हम जानेंगे संसद की विधायी या सामान्य प्रक्रिया। ठीक, विधायी प्रक्रिया थोड़ी जान लेंगे और उसके बाद सामान्य प्रक्रिया भी जान लेंगे कि क्या क्या संसद में होता है, किस प्रक्रिया के तहत कोई विधेयक अधिनियम बनता है। तो आज हम जान लेते हैं। ठीक, तो विधायी प्रक्रिया में हम पहले हेडिंग डालिए संसद की विधायी प्रक्रिया। एक सेकेंड। संसद की विधायी प्रक्रिया की विधि के तहत क्या क्या होता है। ठीक, इसमें हमारे आते हैं, पहला आता है साधारण विधेयक, ठीक, नॉर्मल विधेयक। उसके बाद आता है धन विधेयक, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, परेशान मत होइएगा। धन विधेयक, उसके बारे में वित्त विधेयक, उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, तो साधारण विधेयक क्या होता है? देखो, साधारण विधेयक सिंपली होता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसकी प्रक्रिया 3 वाचन के तहत पूर्ण मानी जाती है। ठीक, 3 वाचन। अब 3 वाचन कौन कौन से होते हैं हम जानेंगे। देखो, फर्स्ट वाचन में क्या होता है कि मान लो कोई विधेयक, मान लो किसी चीज पर कानून बनना है, कि मान लो कोई भी कानून है, मान लो आरक्षण संबंधित कानून है। ठीक, EWS वाला मैटर आया था, मान लो उससे संबंधित कानून है, बनाना है। तो इसको क्या होगा, पहले जो मतलब वो विधेयक होगा वो किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। ठीक, लोकसभा या राज्यसभा, तो इसमें हो गया ऐसे विधेयक पेश करना। एकदम आसान प्रक्रिया है, हम समझा देंगे। विधेयक पेश करना इसमें होता है। ठीक, मान लो कोई विधेयक पेश हुआ। अब दूसरे में क्या हुआ, जो सदन के सदस्य होते हैं वो इस पर विचार करेंगे। ठीक, इसके जो मूल सिद्धांत होंगे उन पर चर्चा होगी। मूल सिद्धांतों पर चर्चा। ठीक, इस पे चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद मान लो सदन को लगता है कि हमें समिति का गठन करना चाहिए, तो समिति भी गठित होती है। और उसके बाद अगर लगता है कि कोई रिपोर्ट हमें भेजनी चाहिए या रिपोर्ट के माध्यम से इसकी जांच करनी चाहिए, तो रिपोर्ट भी या प्रतिवेदन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हो गई, ये दूसरा वाचन हो गया। तीसरा वाचन कौन सा होता है? जिनमें लोग मतदान करते हैं। ठीक, मान लो सदन की कार्यवाही हो रही है, कोई विधेयक आया कि हम ऐसा ऐसा नियम, भैया कोई कैबिनेट मिनिस्टर आया कि हम ऐसा ऐसा बनाने जा रहे हैं नियम। अब वो क्या होगा, उस पर सदन चर्चा करेगी। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो चर्चा कराएगा, राज्यसभा में होगा तो उपराष्ट्रपति कराएगा। अब उस पर चर्चा कराता है। उसके बाद चर्चा कराने के बाद अगर उसे लगता है कि समिति बनानी चाहिए या भी ये सही नहीं है, जो भी चर्चा हो, तो जब चर्चा फाइनल हो जाती है तो उसके बाद फिर वोटिंग कराया जाता है। तो ये 3 वाचन होते हैं सदन में इस साधारण विधेयक के तहत। फर्स्ट वाचन, सेकेंड वाचन एंड थर्ड वाचन। तो साधारण विधेयक जो नॉर्मल होते हैं उनके बारे में हमने जान लिया कि क्या प्रक्रिया होती है। अब हम इसी तरह हर विधेयक में भी होती है। ठीक है, धन विधेयक का कुछ अलग प्रोसेस है, वित्त विधेयक का कुछ थोड़ा अलग प्रोसेस है। तो हम जानेंगे धन विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक हो गया, अब हम जानेंगे धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक, पहली बात तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया हम बात कर लें तो अनुच्छेद
110 में, ठीक, अनुच्छेद 110 में इसके बारे में, ठीक, मतलब धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 110 में। अब हम अगर 109 में बात करें तो इसकी प्रक्रिया दी गई है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के मतलब अनुच्छेद 110 किसके बारे में है, तो धन विधेयक के बारे में, या धन विधेयक का जो कौन सा अनुच्छेद डिफाइन करता है, तो 110 करता है, ये जान लिया। उसके बाद धन विधेयक के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कि ये डिसाइड कौन करता है कि धन विधेयक, ये विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है निर्णय लेता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं, निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक, उसके बाद तीसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है, देखो हम की पॉइंट सिर्फ बात कर रहे हैं जो पेपर के मतलब पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक, या पूछे जाने की संभावना है, तो वही हम बात करते हैं सिर्फ, ठीक। तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि धन विधेयक से संबंधित कौन निर्णय लेता है कि वित्त विधेयक है धन विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। दूसरी बात, ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो जब राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता और तो इसमें क्या केवल लोकसभा में लाया जाता है, केवल लोकसभा में। जब यहां से पारित हो जाता है तब राज्यसभा जाता है, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, वोटिंग अगर ये चाहे तो वोटिंग कर सकते हैं, ठीक, वोटिंग तो हो ही जाती है। अगर मान लो नहीं पारित हो रहा है राज्यसभा के पास और मान लो कुछ दिन इन्होंने वापिस नहीं किया लोकसभा को कि ये इस पे कुछ भी नहीं किया, मान लो कुछ भी नहीं किया, ना वोटिंग की, कुछ भी नहीं रखे रहे, तो 14 दिन बाद ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाता है, ठीक। राज्यसभा अगर कुछ न करे, लोकसभा राज्यसभा को भेज दे, राज्यसभा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, वोटिंग करा लेती है, चलो अच्छी बात है, ठीक, उसको तो पास करना ही होता है। अगर नहीं भी करा रही है तो 14 दिन बाद, ऐसे लिखिएगा, एक सेकंड, राज्यसभा इस विधेयक को नहीं समझ में आएगा तो बोल रहे हैं तो लिखते जाइए, राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन के अंदर लोकसभा में वापस भेजना होता है, ठीक। अगर नहीं भी भेजती है तो इसको पारित मान लिया जाता है। और दूसरी बात यहां पे लिखिएगा, दूसरी बात कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। देखो हमने उसमें बताया नहीं कि जैसे मान लो राज्यसभा पारित कर दे, लोकसभा पारित कर दे, उसके पास साधारण विधेयक चला जाता है राष्ट्रपति को साइन करने के लिए। यह हमने इससे पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब जब वो राष्ट्रपति अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे लगता है, तो वो लोकसभा को या राज्यसभा को भेज सकता है पुनर्विचार के लिए, आप इस पर विचार कर लीजिए। लेकिन धन विधेयक अगर है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। और क्यों नहीं भेज सकता है, क्योंकि धन विधेयक लाया जाता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। समझिए कि नहीं समझे। मान लो जैसे कोई कैबिनेट मिनिस्टर धन विधेयक ला रहा है तो वो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा तब लेके आएगा। तो जब राष्ट्रपति पहले ही अनुमति दे चुका है तो अब वो पुनर्विचार के लिए क्यों भेजेगा, या तो उसको अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, है कि नहीं। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। तो इसको लिख लेते हैं हम, ऐसे लिखिएगा, राष्ट्रपति धन विधेयक को
पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि इसकी पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। इसकी पूर्वानुमति से पेश नहीं, लाया लिख लीजिए, लाया जाता है। ठीक, कहाँ लाया जाता है? तो सदन में लाया जाता है, लोकसभा में। ठीक, तो हमने धन विधेयक के बारे में जान लिया, जो भी इससे महत्वपूर्ण बातें थी जान लिया है। अब हम बात करेंगे वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में कुछ नहीं है, यह डिसाइड कर देता है लोकसभा अध्यक्ष कि वित्त विधेयक है या धन विधेयक। सिर्फ एक बात जान लीजिए कि जो प्रत्येक धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है, ठीक, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। मतलब कि वित्त विधेयक तो सारे होते हैं, वित्त विधेयक सारे होते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि यह धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। ठीक, तो उसमें जैसे मान लो उसमें पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है, पूर्वानुमति नहीं आवश्यक होती है वित्त विधेयक के बारे में। ठीक, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि धन विधेयक है। तो हमने जान लिया साधारण विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में। अब हमारा बचा है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। संविधान संशोधन विधेयक, तो संविधान संशोधन जो विधेयक है उसको हम जानेंगे। संविधान संशोधन है किसमें? हमने भाग डिस्कस किया था भाग 20 में, तो उसको जब भाग 20 आ जाएगा, हमारा अभी भाग 5 चल रहा है, भाग 20 में हम इसको बहुत अच्छी तरीके से जान लेंगे। ठीक, जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है संविधान में, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से जान लेंगे उसमें। ठीक, इसमें ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में जान लिया, बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे संसद की सामान्य प्रक्रिया। अब सामान्य प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जान लेते हैं, और कुछ शब्द भी आते हैं। ठीक, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, पर आज सुन लीजिए। ठीक, पहली बात तो एक अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 में क्या है? संसदीय प्रक्रिया है और कार्य निष्पादन है। मतलब संसद की संसदीय प्रक्रिया का उसमें डिफाइन किया गया है, और क्या किया गया है, कैसे कार्य करेगी, कैसे उसका निष्पादन करेगी, ये सब किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 118 में। तो लिखिएगा 118 में क्या है? संसदीय प्रक्रिया एवं कार्य निष्पादन। अब इसमें एक टर्म आता है प्रश्नकाल। अब जो काल होते हैं, जैसे मान लो संसद, मान लो कि लोकसभा बैठी, ठीक, लोकसभा बैठी, अब उसमें किसी विधेयक को लेकर चर्चा है, तो बहुत सारे प्रश्नकाल आते हैं, ठीक है, शून्यकाल आता है, अल्पकालीन चर्चा आती है, उसमें तारांकित प्रश्न आप लोगों ने पेपर में सुना होगा कि आज विधान परिषद सदस्य ने तारांकित प्रश्न ये पूछे, अतारांकित प्रश्न होते हैं। तो हम इन सब के बारे में अभी चर्चा करेंगे कि ये सब होते क्या हैं। ठीक, तो पहली बात तो प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है? मान लो सदन बैठी, तो जो कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है उसको हम कहते हैं प्रश्नकाल। लिख लीजिए, कार्यवाही का प्रथम घंटा। ठीक, तो कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। ये सर्वप्रथम कहां स्टार्ट हुआ था प्रश्नकाल? तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम इंग्लैंड में या ब्रिटेन में 1721 में। ठीक, और भारत में कब स्टार्ट हुआ? भारत में स्टार्ट हुआ था हमारा 1892 में। हमने बात किया था ना कि 1892 का जो एक्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने जान लिया था जो संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा था, देख लेना उसमें दिया है। ठीक, प्रश्नकाल के बारे में।
तो प्रश्नकाल हमारा हो गया कि कार्यवाही का प्रथम घंटा हमारा प्रश्नकाल कहलाता है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में ये अपनाया गया, उसके बाद भारत में कब आया, 1892 में। अब हम बात करेंगे, इसी में पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। ठीक, तो इसी प्रश्नकाल के अंदर क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न। देखो तारांकित प्रश्न, आप लोग कोई भी बुक पढ़ते होगे तो एक क्वेश्चन लिखा होता है, उसमें ऐसे ऐसे बना होता है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है या पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो तारांकित होते हैं तो उसमें स्टार बना होता है, तारा मतलब बना होता है। इसमें क्या होता है, मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। तारांकित प्रश्न मान लो किसी सदस्य ने पूछा तो इसमें क्या होता है, मौखिक रूप से उत्तर, अभी बता रहे हैं, मौखिक रूप से लिख लीजिए आप, मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। और क्या, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इतना डीप क्यों पढ़ रहे हैं। देखो पढ़ना एक बार है किसी सब्जेक्ट को, अगर आप डीपली पढ़ लोगे तो आप पीसीएस लेवल जो प्री होता है उसके तहत आप पढ़ लोगे तो आप प्री भी हो सकता है निकल ही जाए। बाकी वनडे एग्जाम तो कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं, मैं इसका दावा करता हूं। ठीक, तो तारांकित प्रश्न कौन, इसका क्या होता है, अगर किसी ने पूछा तारांकित प्रश्न के तहत तो उसको मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। जो कैबिनेट का मिनिस्टर होता है, मान लो जल से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है तो उसको जल शक्ति मंत्रालय जो हेड होता है, मतलब मंत्री जो होता है, वो उसका मौखिक रूप से उत्तर देंगे। और लेकिन इसमें जब उत्तर दे देंगे तो इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा सकता। पूरक प्रश्न मतलब कि मान लो उन्होंने कहा कि हम 3000 करोड़ का नदियां नहरों की सफाई करवाएंगे। अब नदियां नहरों की सफाई क्यों करवाओगे, नई नहरें खुदवाओ, ये नहीं कह सकते हो तुम। जो बता दिया उसको चुपचाप सुन लो। सॉरी, इसमें पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, अतारांकित प्रश्न में नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो इसमें लिखा पूरक प्रश्न पूछा जा, इसमें पूछ सकते हो कि 3000 करोड़ रुपए इसमें क्यों खर्चा कर रहे हो, नई नहरें लगवाओ, नलकूप बनवाओ, बिजली माफ करो। ठीक है, तो इसमें तारांकित जो प्रश्न होते हैं, तारांकित मतलब इंपॉर्टेंट जो होते हैं, वो इसमें पूछा जा सकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे अतारांकित, इसमें तारा नहीं बना होता है। ये डिसाइड लेकिन कौन करता है, तारांकित अतारांकित, ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी डिसाइड करते हैं। ठीक है, और अतारांकित प्रश्न कौन कौन से होते हैं, अतारांकित प्रश्न में सॉरी क्या क्या आता है, तो अतारांकित प्रश्न में मौखिक रूप से उत्तर नहीं, लिखित रूप से उत्तर दिया जाता है। मान लो आपने कुछ पूछा तो उसको कुछ समय बाद या दूसरे दिन लिखित रूप से उत्तर, जब इसमें लिखित रूप से उत्तर मिलेगा तो इसमें क्या होगा, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। आशा करते हैं कि ये पूरक प्रश्न वाला सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। ठीक, तो हमने प्रश्न काल के बारे में, अभी एक और बचा है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न तो आप ऐसे ही जान लीजिए, अल्प माने थोड़ा, और सूचना मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी सूचना मान लो कम समय में कोई मांगी जा रही तो अपना कम समय में उसको दे देते हैं मौखिक रूप से। ठीक, मौखिक रूप से वो भी लेकिन 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। मान लो तुम कोई सूचना मांग रहे हो, छोटी मोटी सूचना, तो 10 दिन पहले मांगो, तो 10 दिन बाद तक जो उससे संबंधित मंत्रालय का मंत्री होगा तो वो सूचना आपको उपलब्ध करा देगा। ठीक, मौखिक रूप से। अब उसके बाद क्या होता है, अब आधे घंटे की एक चर्चा होती है, चलो उसको हम बाद में जानेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है शून्यकाल। ठीक, प्रश्नकाल के बाद कहता है शून्यकाल। हम जानेंगे शून्यकाल के बारे में कि इसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो प्रश्नकाल के बाद जो तुरंत का काल होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक, मान लो 11 से 12 हमने बताया, तो 12 से 1 तक क्या होता है, शून्यकाल। ठीक, 12 से 1 ये टाइम है, 12 से 1 तक क्या होता है, शून्यकाल होता है। अब इसको शून्यकाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 12 बजे शुरू होता है, इसीलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है।
और ये कोई संविधान में नहीं है कि शून्यकाल होना चाहिए, बस ये है कि 12 बजे स्टार्ट होता है तो इसको शून्यकाल कह दिया जाता है। और शून्यकाल के जो मतलब भारत ने ही इसको इजाद किया है ना, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया है, तो भारत ने ही किया है। ऐसे लिखिएगा। भारत में सर्वप्रथम शून्यकाल की अवधारणा, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या, इसमें क्या होता है शून्यकाल में, इसमें बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठाया जा सकता है। ठीक, मान लो उसमें जो हमने प्रश्नकाल में पढ़ा था उसको पहले 10 दिन पहले सूचना देनी होती थी। इसमें क्या होता है कि आपको सूचना नहीं देना है, शून्यकाल चल रहा है, आप जो मन हो पूछिए। ठीक, सिर्फ लोकसभा का आदेश मतलब आदेश ले लीजिए या उनसे अनुमति ले लीजिए, आप जो मन हो पूछिए। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर काल भी कहते हैं, प्रश्नोत्तर सत्र भी कहते हैं। ठीक, तो लिखिएगा ऐसे, इसमें बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठाया जा सकता है, प्रश्न उठाया जा सकता है। इसीलिए इसे प्रश्नोत्तर सत्र भी कहते हैं। ठीक, तो शून्यकाल किसकी देन है, भारत की देन है। ये संविधान में इसका कोई नाम नहीं है, बस भारतीय मीडिया ने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो हम शून्यकाल के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी आता है। शून्यकाल का टाइम क्या है, 12 से 1 बजे तक। ठीक, अब उसके बाद एक शून्यकाल में सिर्फ 20 मामले उठाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता रहे हैं कि 20 मामले एक शून्यकाल में उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया प्रश्नकाल, शून्यकाल, और भी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। एक बार हम सिर्फ उनके बारे में सुन लेते हैं। ठीक, एक होती है आधे घंटे की चर्चा। एक क्या होती है, आधे घंटे की चर्चा, सिर्फ जान लो बस, इसमें कोई मतलब नहीं। आधे घंटे की चर्चा समझ में ही आ रहा है कि आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे में क्या होता है कि 5 से 5:30 बजे तक, जो स्पेशली 5 से 5:30 बजे तक वो आधे घंटे की चर्चा होती है। कौन कौन से दिन होती है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। ठीक, ये सिर्फ सुन लो बस, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक चर्चा अल्पकालीन चर्चा होती है, वो 2 घंटे की चर्चा होती है, वो मंगलवार, गुरुवार को होती है। उससे फिर कोई मतलब नहीं। ठीक, जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने बता दिया है। अब हम कुछ प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे, वो हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, हम सिर्फ उनका नाम जान लेते हैं बस। संसदीय प्रस्ताव के बारे में बस थोड़ा सा जान लो या उनके नाम लिख लो, ऐसे ही समझ में आएगा। ठीक, एक होता है स्थगन प्रस्ताव, एक कौन सा होता है, स्थगन प्रस्ताव। इसमें क्या होता है, देखो स्थगन नाम ही से पता चल रहा है किसी चीज को स्थगित करना। तो जो मान लो सदन में कार्यवाही चल रही है, उसके अगर स्थगन प्रस्ताव आ जाता है, ये पास हो जाता है, तो वो कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। ठीक, इसी को काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है, मतलब काम रुक जाता है तो इसी को काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, तो एक होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये क्या होता है कि जो सार्वजनिक हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर मान लो जैसे संसद को लग रहा है कि जो कार्यवाही चल रही है उससे महत्वपूर्ण कोई सब्जेक्ट आ गया है, तो उस सब्जेक्ट की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये क्या होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जो इसकी संकल्पना है भारत की ही देन है। ठीक, एक होता है निंदा प्रस्ताव, सुना होगा पेपर में, यहाँ बहुत आता है, निंदा प्रस्ताव लाया गया। ठीक, निंदा प्रस्ताव में क्या है, किसी के मतलब निंदा की जाती है,
किसी प्रस्ताव मतलब किसी उसकी निंदा की जाती है और इसको लाने के बाद सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। अगर ये मान लो निंदा प्रस्ताव आ गया तो पास हो गया तो इसको सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद आता है अविश्वास प्रस्ताव। ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये हमारे संविधान में नहीं है। ठीक, इसका उल्लेख है कहाँ? हमने अभी बात किया था 118 के तहत संसदीय जो प्रक्रिया है उसी के तहत संसद अपने लिए कुछ कानून बनाती है, अपने प्रक्रिया के लिए कुछ कानून बनाती है। कोई भी मतलब जैसे राज्यसभा बना सकती है अपने लिए, लोकसभा बना सकती है। तो जो लोकसभा है उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को अपने कानून में रखा है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं, अपनी प्रक्रिया के तहत इसको रखा है। ठीक, अब हम बात कर विश्वास प्रस्ताव एक होता है, विश्वास प्रस्ताव एक होता है विश्वास प्रस्ताव। इसमें क्या हो, ये कोई कैबिनेट मिनिस्टर ला सकता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कोई भी मंत्री ला सकता है इसको। और एक धन्यवाद प्रस्ताव होता है, मूल प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव, बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं। तो ये खैर आपको समझाने के लिए हमने कह दिया है, ये रहा जा रहा था। अब हमारी बचेंगी इस चैप्टर में सिर्फ संसदीय समितियां। कल हम जान लेंगे संसदीय समितियों के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, लाइन से बिल्कुल क्लास देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आता हुआ चला जाएगा, 1% आपको दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा, पर आप पेपर देने जाओगे तो इस नोट्स को रिवाइज जरूर करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया। अभी तो पॉलिटी चल रही है, उसके बाद अभी हम बहुत सारे सब्जेक्ट लाने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।